गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर का हो गया ना अटेंडेंस कंप्लीट कि अभी तक चल रहा है? इससे पहले वाला सेकेंड लेक्चर का अटेंडेंस कंप्लीट हो गया कि अभी भी चल रहा है? मैम हो गया मैम। So let us start with our lecture. Yesterday we have discussed about poles. एक टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी होती है पोल, और पोल के बारे में हमने पढ़ा था कि पोल्स क्या होते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उन पोल्स पे रेसिड्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके फॉर्मूलेज देखे थे। ठीक, तो आई होप सबने तुम लोगों ने फॉर्मूलेज नोट कर लिए थे। ये फॉर्मूलेज हमने लिखे थे कल। रेसिड्यू ऑफ ए सिंपल पोल यानी जिसका ऑर्डर 1 है, और एन ऑर्डर के पोल्स का फॉर्मूला। ठीक, अब एक पहले हम सिंपल क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको एक फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन के पोल्स क्या है फाइंड करने बोल रहे हैं और रेसिड्यू क्या है वो फाइंड करने बोल रहे हैं। ठीक, तो गिवन फंक्शन को सबसे पहले लिख लेते हैं। लेट एफ ऑफ जेड इज द गिवन फंक्शन। एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये हमारा गिवन फंक्शन है, इसके पोल्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो पोल्स फाइंड करने का एकदम सिंपल तरीका होता है, जो उसका डेफिनेशन है उससे हमको जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमको देखना है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, या ये कह सकते हो सिंपली, अगर तुम्हारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो अगर रैशनल फॉर्म में, तो कौन से टर्म से जिसके लिए डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा वो हमको चेक करना है। ठीक, सो पोल्स फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जेड, poles for f of z are given by taking the denominator as equal to 0, that is z plus 1 whole square into z square plus 1 equal to 0। ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके जो जो रूट्स आएंगे वो हमारे पोल्स हैं। ठीक, तो क्या क्या रूट्स आएंगे मेरे को बताओ। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसके क्या क्या रूट्स आएंगे? एक रियल आएगा। रियल क्या आएगा? z is equal to -1। ठीक, और दो इमेजिनरी आ रहे हैं आयोटा एंड माइनस आयोटा। जेड स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करोगे तो रूट्स आ रहे हैं आयोटा एंड माइनस आयोटा, और ये z इक्वल टू -1 ये एक्चुअली 2 बार आ रहा है ना। तो जो तुम्हारा रूट जो है जो रिपीट नहीं होता है वो सिंपल पोल्स होते हैं। जैसे आयोटा एंड माइनस आयोटा ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये एक ही बार आ रहा है ना। z स्क्वायर प्लस 1 को फैक्टराइज करोगे तो आएगा z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा, दैट आर गिविंग यू टू रूट्स, आयोटा एंड माइनस आयोटा। these two roots are not repeated, so these are simple roots poles। ठीक, तो टू सिंपल पोल्स है हमारे पास, आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक, एंड टू कॉम्प्लेक्स सॉरी नॉट टू, वन रादर वन रूट है जो कि रिपीट हो रहा है कितनी बार? 2 बार। तो ये जो रूट है यानी कि -1 ये कहलाएगा पोल ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ है इसीलिए ये इसका ऑर्डर कितना है? 2। सो -1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। पोल ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं? एक ही है, -1। ठीक, तो टोटल इस फंक्शन के हमारे पास 3 पोल्स हैं, जिनमें से 2 पोल सिंपल पोल्स हैं और एक पोल रिपीटेड पोल है, मतलब पोल ऑफ हायर ऑर्डर है, ऑफ ऑर्डर 2 है। ठीक, अब ये लिखना हमको क्यों जरूरी है, कौन सा सिंपल पोल है कौन सा हायर ऑर्डर का पोल है, क्योंकि फॉर्मूला दोनों के लिए अलग अलग लगता है। ठीक, तो पहले हम लोग देख लेते हैं सिंपल पोल के लिए कैसे निकालना है हमको रेसिड्यू। पोल्स तो हमने निकाल लिए, पोल्स हमको मिल गए आयोटा, माइनस आयोटा एंड -1। नाउ लेट अस फाइंड द रेसिड्यूज एट दिस पोल। ठीक, सबसे पहले आयोटा पे निकालते हैं। ठीक, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन f of z at iota will be f of iota, res at f of iota, ये नोटेशन है उसका। that will be equal to, हम लोग ने सिंपल पोल के 2 फॉर्मूलेस पढ़े। मैं अभी दो, क्योंकि यहाँ पे 2 सिंपल पोल आ रहे हैं, मैं दोनों को 2 तरीके से बता देती हूँ। ठीक, पहला वाला मैं इस तरीके से बताती हूँ, z माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड वाला। ठीक, तो ये फॉर्मूला बनेगा लिमिट z टेंड्स टू, जो हमारा पोल है वो, यानी z टेंड्स टू i,
z माइनस आई, जो रूट है हमारा, उस रूट का जो फैक्टर बनेगा वो फैक्टर लेना है तुमको। ठीक, जैसे आयोटा रूट है तो फैक्टर क्या होगा, z माइनस आयोटा, तो z माइनस आयोटा से अपने गिवन फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लेना है f ऑफ z। ठीक, और जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद z टेंडिंग टू आयोटा पुट करना है। लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा, f ऑफ z जो है वो आ जाएगा तुम्हारे पास z प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, ये जो टर्म है, सॉरी डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में क्या था, z स्क्वायर माइनस 2z था, है ना, z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन, डिनोमिनेटर में था हमारे पास z प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये z स्क्वायर प्लस 1 को भी अगर मैं फैक्टराइज करके लिखूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ z प्लस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा। ठीक, और फिर इसको z माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जिस सिंपल पोल से तुमको के पे तुम रेसिड्यू निकाल रहे हो वो वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और ये कैंसिल आउट होने से क्या होगा, ये तुम्हारा फंक्शन जो था वो उस वैल्यू पे, लिमिटिंग वैल्यू उसकी जो जीरो आ रही थी, मतलब डिनोमिनेटर जो जीरो आ रहा था वो अब जीरो नहीं आएगा ये फैक्टर कैंसिल करने के बाद। अब तुम जब z इक्वल टू आयोटा पुट करोगे तो तुमको एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, वो न्यूमेरिक वैल्यू क्या कहलाएगी, रेसिड्यू एट द पोल आयोटा। ठीक, तो यहाँ पुट करके देखो, z की जगह आयोटा पुट कर लेंगे तो ये आएगा -1 -2 आयोटा अपॉन आयोटा प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस आयोटा दैट इज 2 आयोटा। ठीक, इस टर्म को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले होल स्क्वायर को ओपन करो और आयोटा से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है उसके बाद उसको आगे सिंप्लीफाई करना। आयोटा प्लस 1 को होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो कितना बचेगा बताओ तो सॉल्व करके। 2 आयोटा। 2 आयोटा बच रहा है क्योंकि आयोटा होल स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 आयोटा। सो वी विल बी गेटिंग -2i अपॉन 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, दैट विल बी -4। ठीक, तो माइनस साइन कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया हमारे पास 1 + 2 आयोटा अपॉन 4, तो ये कहलाएगा रेसिड्यू एट द पोल आयोटा। क्लियर है? समझ में आई बात? Yes, ओके, सो दिस इज द वे। सो दूसरा जो पोल निकालना है वो भी चलो इसी मेथड से निकाल लेते हैं, दूसरे मेथड से मैं दूसरे क्वेश्चन में बता दूंगी। ठीक है, इसी मेथड से इसको भी निकालते हैं, रेसिड्यू एट, दूसरा सिंपल पोल क्या था, माइनस आयोटा। ठीक, पहले सिंपल पोल के रेसिड्यूज निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट z टेंड्स टू माइनस आयोटा z प्लस आयोटा इंटू एफ ऑफ z। ठीक, सो इस केस में क्या होगा, जब z की एफ ऑफ z की वैल्यू पुट करोगे z प्लस आयोटा वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेगा z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू z माइनस आयोटा, z प्लस आयोटा, ये z प्लस आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब z की जगह माइनस आयोटा पुट करो, ठीक, z की जगह माइनस आयोटा पुट किए तो ये आएगा फिर से -1 माइनस माइनस +2 आयोटा अपॉन z1, ये तो टर्म माइनस आयोटा +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आएगा माइनस आयोटा दैट इज -2 आयोटा, -2 आयोटा। ठीक, और ये टर्म माइनस आयोटा +1 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके देखो तो, -2 आयोटा। ठीक, तो डिनोमिनेटर अगेन आ रहा है हमारे पास -4, सो वी आर गेटिंग -1 + 2i अपॉन -4 आएगा, ये भी आ जाएगा -2 आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारे पास बचा 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, सो डिनोमिनेटर हो गया -4, सो वी आर गेटिंग 1 - 2 आयोटा अपॉन 4 एज द रेसिड्यू एट द पॉइंट z इक्वल टू -1। ठीक, तो ये दोनों रेसिड्यूज मिल गए। थर्ड हमारा जो पॉइंट था दैट वाज
एफ ऑफ -1, एक सिंपल पोल हमको सॉरी एक और पोल हमको मिला था -1 पे, लेकिन ये पोल ऑफ हायर ऑर्डर है, ठीक। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। इसमें कैसे करना है हम लोगों को, इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो टर्म है, जो फैक्ट मतलब पोल है, उसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर उसी ऑर्डर का लेना है मुझे, ठीक। जैसे ये पोल जो था वो सेकंड ऑर्डर का था, तो मैं यहाँ पे फैक्टर जो लूंगी z+1, उसका पावर भी 2 लूंगी, ठीक। अगर ये पोल ऑफ ऑर्डर 3 होता तो मैं z+1 टू द पावर 3 लेती, ठीक। इसको फिर f ऑफ z से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ये वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है हमको। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, जितना जितना इस पोल का ऑर्डर है उससे एक बार कम, यानी कि एक, ये जो पोल का ऑर्डर कितना था 2, तो यानी डिफरेंशिएट कितनी बार करना है, एक बार, ठीक। सबसे पहले अपने फंक्शन को z+1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 था, ठीक। और सामने एक और टर्म मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी n-1 फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू यहाँ 2 है, तो n-1 फैक्टोरियल बन गया 1 फैक्टोरियल, ठीक। तो 1 फैक्टोरियल d बाई डी जेड ऑफ z+1 होल स्क्वायर एफ ऑफ z, ये पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा जब डिफरेंशिएट करना हो जाएगा उसके बाद हम पुट करेंगे z इक्वल टू -1, ठीक। ये पूरा प्रोसेस है फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, फॉर हायर ऑर्डर पोल्स, ठीक। एक और बार बताना है, क्या समझ में आया कैसे करना है? मैम इसमें लिमिट नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? लिमिट लिमिट लगा सकते हो या नीचे लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। तुम यहाँ लिमिट z इक्वल टू z⁻1 भी लिख सकते हो और नीचे z इक्वल टू -1 भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मीनिंग इकट्ठा होगा, ठीक। यहाँ चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट z⁻1, कोई भी तरह से लिख सकते हो, दोनों एक ही आंसर देगा, ठीक है। हाँ, तो अब सॉल्व करके देखते हैं। ये 1/1 फैक्टोरियल का तो कोई मतलब ही नहीं खड़ा हो रहा है, उसको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास बचा dy डी जेड ऑफ z+1 होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ z, दैट इज एफ ऑफ z की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, 2z² माइनस 2z, z² माइनस 2z अपॉन z+1 होल स्क्वायर इंटू z²+1, ठीक। अब z+1 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो हमारे पास फंक्शन बचा z² माइनस 2z अपॉन z²+1। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद लास्ट में जाके z इक्वल टू -1 पुट करना है, ठीक। सो लेट अस डिफरेंशिएट द फंक्शन। डिवीजन रूल लगेगा, z²+1 का होल स्क्वायर, z²+1 इंटू इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2z माइनस 2, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को अब रहने देते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2z। इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे या सिंप्लीफाई बिना करे भी पुट कर सकते हो, z इक्वल टू -1 पुट कर लो। जैसे डिफरेंशिएशन हो गया यू कैन पुट z इक्वल टू -1। तो व्हाट यू विल गेट इज, मैं डायरेक्टली पुट कर दे रही हूँ, चाहो तो सिंप्लीफाई करके भी पुट कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, ठीक। सो इफ आई पुट इट डायरेक्टली, z²+1 बन जाएगा 1 + 1 2 इंटू ये टर्म बन जाएगा तुम्हारे पास -2, फिर यहाँ आएगा 1 माइनस 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 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक। तो ये आया हमारे पास -4 इंटू 2 दैट इज -8 प्लस 6 अपॉन 4, so that will be, I think it will be 1/2, -1/2, sorry। देखो तो यही आ रहा है क्या वैल्यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। तो रेसिड्यू एट द पोल z इक्वल टू -1 इज -1/2, ठीक। तो पोल्स पे रेसिड्यू निकालने का प्रोसेस क्लियर है। दो तरह के पोल्स होंगे, सिंपल पोल या फिर पोल ऑफ हायर ऑर्डर। सिंपल पोल है तो जो पोल के करस्पॉन्डिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो फंक्शन को और फिर सीधा लिमिट डाल दो, ठीक। अगर हायर ऑर्डर है तो पोल के ऑर्डर का फैक्टर जो है वो पहले फंक्शन से मल्टीप्लाई करो, फिर जितना पोल का ऑर्डर है उससे कम, उससे एक कम बार डिफरेंशिएट करो और उसके बाद लिमिट वैल्यू पुट कर लो, ठीक। लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स अ पोल।
गॉट इट? सो अब हम लोग आ जाते हैं मेन। देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं कि तुमको डायरेक्टली पोल और रेसिड्यू निकालने बोले। ज्यादातर हमारा क्वेश्चन आता है जहां हम लोग रेसिड्यू थ्योरम यूज करते हैं, ठीक? सो नाउ लेट अस फर्स्ट राइट डाउन व्हाट इज रेसिड्यू थ्योरम एंड देन हाउ टू यूज दिस रेसिड्यू थ्योरम। दिस इज वेरी यूजफुल। पहले हम लोग लिख लेते हैं थ्योरम को और फिर मैं समझाऊंगी कि कैसे इसको यूज करते हैं। अगेन यहाँ पे तुमको रेसिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना है, बाय नेम पूछा जाता है। और दूसरा, इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है, स्पेशली इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए, इंटीग्रेट इवेलुएट करने के लिए हम यूज करते हैं। इंटीग्रेशन की वैल्यूज फाइंड करने के लिए इस तरह से यूज करना है, मैं बताऊंगी। पहले स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। लिख लो, let f of z be an function, let f of z be a analytic function in a closed curve C let f of z be an analytic function in closed curve C, या within closed curve C लिख लो, within closed curve C except a finite number of singularities यहाँ पे सिंगुलैरिटीज का जनरल फॉर्म हम नहीं पढ़ेंगे, हम सारी सिंगुलैरिटीज नहीं चेक करेंगे, सिर्फ पोल्स को देखेंगे, है ना? और तुम लोगों को क्वेश्चन भी ऐसे ही दिए जाएंगे, ऐसे ही फंक्शंस बताए जाएंगे जिनके सिंगुलैरिटी सिर्फ पोल्स हैं, ठीक? तो वी हैव एक्सेप्टेड फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स या सिंगुलैरिटीज, देन integration over the closed curve C f of z dz will be equal to 2 pi I into sum of all residues of the function, या ai लिख सकते हो, I is equal to 1 to n, where ai are poles inside the curve C. ठीक, जितने भी पोल्स हैं इस फंक्शन के, जो इस सर्कल, जो हमारा क्लोज्ड कॉन्टूर है या क्लोज्ड कर्व है, उसके अंदर लाई करते हैं, उन सब क्या बोलते हैं पोल्स का रेसिड्यू लेके उसकी सम उसका अगर सम वैल्यू निकाले और फिर उसको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी, ये हमको बता रहे हैं। ठीक, ऑब्वियस है अगर सारे पोल्स हमारे इस कॉन्टूर के बाहर हो जाएंगे तो ये जो सम है वो जीरो हो जाएगा और इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारा रेसिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्लियर है? नोट किया? यस मैम। ठीक, एक चीज बस इसमें ध्यान रखना कि हमको फंक्शन एफ ऑफ जेड के हो सकते हैं कि बहुत सारे पोल मिले, पर हमको ये जो रेसिड्यू थ्योरम है उसमें सिर्फ उन्हीं पोल्स का रेसिड्यू लेना है जो हमारे इस कॉन्टूर के अंदर है। ये क्लोज्ड कर्व सी है ना, इसके अंदर जो लाई कर रहे हैं उन्हीं पोल्स की सिंगुलैरिटीज निकालेंगे हम, सॉरी उन्हीं पोल्स की रेसिड्यूज निकालेंगे और उसी रेसिड्यू का सम लेंगे। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ना, ये भी तुमको इंटीग्रल की इवेलुएट करने की में मदद करेगा। अगर कोई क्लोज्ड कर्व के अंदर के ऊपर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये थ्योरम यूज होता है। ठीक, इसका एक और यूज है, रियल डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज करते हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। मेन पॉइंट, मेन जो पहला कॉम्प्लेक्सनेस का यूज है वो है इवेलुएट द इंटीग्रल के लिए। ठीक, और इवेलुएट द इंटीग्रल के लिए ही हमने कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा था, सॉरी कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा था, कॉचीज थ्योरम पढ़ा था। तो ये सारा कॉचीज थ्योरम, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, ये किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम सीधा रेसिड्यू थ्योरम यूज करें। ठीक, तो कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला अगर बाय नेम पूछा गया कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, तभी उसको लगाना, नहीं तो उससे ये वाला प्रोसेस जो है बहुत इजियर है। ठीक, तो क्वेश्चन के साथ हम देखते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे अपना लगाना है। नोट करो एक क्वेश्चन, इवैल्यूएट द इंटीग्रल, इवैल्यूएट द इंटीग्रल
integration over the closed curve C integration over the closed curve C z plus 4 upon z square plus 2z plus 5 dz, where C is the circle, determine mod of z plus 1 minus iota is equal to 2. तुमको इस फंक्शन इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने बोल रहे हैं, ठीक। सो स्टार्टिंग इसकी वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लोग ने पहले भी इंटीग्रल में जब इंटीग्रेट करना पड़ रहा था तब जैसे लिखे थे वैसे ही लिखना है, यानी जो इंटीग्रेंड है फंक्शन उसको पहले एफ ऑफ जेड ले लेते हैं। वहां पे हम लोग जब कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगाते थे तो हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर को एफ ऑफ जेड लिखते थे और फिर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके पार्शियल फ्रैक्शन वो सब करते थे, ठीक। यहाँ हमको वो सब की कुछ जरूरत नहीं है, जो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है पूरे फंक्शन को अपना फंक्शन एफ ऑफ जेड ले लो। तो ये आ गया हमारा एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 4 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस प्लस 2z प्लस 5, ये हमारा फंक्शन हो गया। सबसे पहले निकाल लो कि इसके पोल्स क्या क्या है, ठीक। द पोल्स फॉर फंक्शन एफ ऑफ जेड आर गिवन बाय taking the denominator equal to 0 यानी z square plus 2z plus 5 equal to 0 ले लेंगे। तो z की क्या क्या वैल्यूज आएंगी निकाल के बताओ मुझे। क्या क्या वैल्यूज आ रही है? -1 plus -2i। प्लस कैसे माइनस आना चाहिए मैम -1 प्लस 2i एक आएगा और दूसरा आएगा -1 -2i। यस, -1 प्लस और -2 आयोटा, ये दो आ रहे हैं क्या? यस मैम। ऑल ऑफ यू हैव डन। सो यानी यहाँ पे दो पोल्स आ रहे हैं, एक आ रहा है -1 प्लस 2 आयोटा और दूसरा पोल आ रहा है -1 -2 आयोटा, ठीक। ये दो पोल्स हैं। अब हमको सबसे पहले यहाँ पे ये पोल्स तो मिल गए हमारे फंक्शन के लिए, लेकिन इस इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए हम कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे, ठीक। तो कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम के लिए ऑब्वियसली जो पोल्स आ रहे हैं वहां पे रेसिड्यूज चाहिए होंगे, लेकिन हम वो सारे रेसिड्यू नहीं निकालेंगे सारे पोल्स के। हम पहले चेक करके देखेंगे इनमें से कौन से पोल्स हैं जो हमारे इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं। जो अंदर आएंगे उन्हीं पे हमको रेसिड्यू निकालना है। जो हमारे पोल के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो सर्कल के अंदर नहीं आ रहे हैं, वहां पे हमको रेसिड्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू को हमको कैलकुलेशन में नहीं लेना है, ठीक। तो सबसे पहले ये चेक करके देखो कि ये दो पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट अंदर है कौन सा बाहर है। बता सकते हो क्या मेरे को देख के ऐसे ही? -1 प्लस 2 आयोटा, ये कैसे पता करें? तुम लोगों को ये मेथड बताई थी मैं क्लास में, कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, उसमें यहाँ पे z की जगह ये वैल्यू पुट करो, ठीक। तो यहाँ पुट किए तो आएगा -1 2 आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, ठीक। इसकी मॉड वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक। इसकी मॉड वैल्यू ये बच रहा है हमारे पास मॉड ऑफ आयोटा, तो मॉड वैल्यू हो गई 1। तो ये मॉड वैल्यू जो आ रही है ये अगर तुम्हारे रेडियस से कम है तो पॉइंट अंदर है, अगर इससे ज्यादा है तो बाहर है, ठीक। तो जब हमने ये पहला पॉइंट पुट किया तो हमको 1 मिल रहा है विच इज लेस देन 2। सो ये पहला पॉइंट जो है -1 प्लस 2 आयोटा ये हमारे सर्कल के अंदर है। दूसरे पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो हमारा आ रहा है -1 -2 आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया -3 आयोटा, ठीक। इसकी मॉड वैल्यू निकालोगे तो आएगा 3।
Now 3 is greater than 2. So this point -1 -2 iota will be outside the circle. ठीक? So only the point which is inside the circle is this one. ठीक? So यहाँ पे लिख लो the pole inside the closed curve C, which is given by mod of z plus 1 minus iota equal to 2, is -1 plus 2 iota. ठीक, ये तुम रफ में करके या फेयर में करके भी दिखा सकते हो. फेयर में करना कंपलसरी नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ करके दिखा सकते हो कि कैसे तुमको मिला. क्या कैसे मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमको बस पता होना चाहिए कि कौन सा पोल अंदर है कौन सा पोल बाहर है. ठीक, अब जो पोल अंदर है हमको सिर्फ उसी पोल का रेसिड्यू निकालना है, तो मैं सिर्फ इस पॉइंट पे रेसिड्यू निकालूंगा. ठीक, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट द पोल -1 plus 2 आएगा. ठीक, तो इसको करने के लिए अब मुझे फिर से ये जो डिनोमिनेटर है उसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा. हमने जो पहला मेथड पढ़ा था लिमिट वाला, लिमिट z टेंड्स टू दिस टर्म -1 plus 2 iota z minus of minus that is +1 minus 2 iota into f of z. ये करना, ये वाला मेथड अगर लगाएं तो हमको ये डिनोमिनेटर को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा. ठीक, लेकिन इससे हमको इजियर पड़ेगा अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएं. मैंने तुम लोगों को जब रेसिड्यू एट सिंपल पोल बताया तो दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो लिमिट वाला, दूसरे में क्या बताया था, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ये अगर फाई ऑफ जेड ले लेते हो, इसको अगर जाई ऑफ जेड ले लेते हो. ठीक, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर फंक्शन है तो कैसे निकाल सकते हैं पोल, डायरेक्टली बाय सिंपली न्यूमरेटर को एज सच लिख दो, डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करके लिखो. एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2z plus 2. अब ये जो डिफरेंट टर्म है इसमें न्यूमरेटर को ऐसे लिखना है, यानी न्यूमरेटर हो जाएगा z plus 4 और डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करना है. इसमें एक ही बार करना है, कैसा पोल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंपल पोल के लिए एप्लीकेबल है और इसमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना है सिर्फ डिनोमिनेटर. ठीक, और उसके बाद z इक्वल टू जो वैल्यू है वो पुट कर दो, यानी z इक्वल टू -1 plus 2i यहाँ पुट कर दो. ठीक, तो क्या आ जाएगा -1 plus 2i plus 4 अपॉन 2 into -1 plus 2i plus 2. तो क्या आ रहा है, सॉल्व करके बताओ मुझे. थ्री प्लस 2i अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 4i. डिनोमिनेटर इज 4i. अगेन i तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं डिनोमिनेटर में, सो हम क्या कर लेंगे, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस टर्म विल बिकम 3 iota -2 अपॉन 4 -4. आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर हो गया i स्क्वायर. So this is the value you will get, or you can write it 2 minus 3 iota upon 4. ठीक, got it? प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, तो ये हो गया हमारा सॉल्व, रेसिड्यू एट द पोल. अब हम लोग रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं. ठीक, देन बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम. देखो यहाँ तुम लोग एक ही रेसिड्यू थ्योरम पढ़ोगे, इसलिए कई बार क्वेश्चन में सिर्फ रेसिड्यू थ्योरम भी लिख देता है. कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम लिखने की जगह सिर्फ रेसिड्यू थ्योरम भी लिखा रहता है, वो यही है कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम. ठीक, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम हमको क्या बताता है, अगर हमारे इंटीग्रेशन किसी क्लोज्ड कर्व के ऊपर है, हमारा कर्व यहाँ सी जो है सर्कल है, सो ऑब्वियसली क्लोज्ड कर्व है. अगर क्लोज्ड कर्व के ऊपर अगर हमको किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो वो इंटीग्रल जो है वो 2 pi i इंटू सम ऑफ ऑल रेसिड्यूज होता है. ठीक, सम ऑफ रेसिड्यूज होता है. ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करें तो हमारा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व है, फंक्शन की वैल्यू है हमारी z-4 अपॉन z-4 था क्या, z+4 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2z plus 5 dz is equal to 2 pi i
अब हमारे पास सिर्फ एक पोल मिला जो कि हमारे सर्कल के अंदर था, तो हमको सिर्फ उसी पोल की रेसिड्यू लेनी है। तो इस पोल की रेसिड्यू कितनी आई हमारी 2 - 3i/4। तो यही हमारा ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी 2πi × 2 - 3i/4। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम लोग। पाई आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, और बिना 2 को कैंसिल कर दिए तो ये बचा पाई × 3 + 2 आयोटा/2। राइट, समझ में आया कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अब देखो ये क्या बेनिफिशियल है इसका। यही वाला क्वेश्चन अगर कॉचीज इंटीग्रल से करते तो पहले हम ये फैक्टर्स निकालते, फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करते, फिर 2 बार उन 2 टर्म्स लेते, 2 इंटीग्रल्स में स्प्लिट करते उसको, फिर उन 2 इंटीग्रल्स में से चेक करते कि कौन सा अंदर आ रहा है पॉइंट, कौन सा बाहर आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला और कॉचीज थ्योरम अप्लाई होता है। ठीक, लेकिन यहाँ ये सारा कुछ झमेला है नहीं, सीधा तुमको फंक्शन लेना है, उसके पोल्स फाइंड आउट करो और कौन सा पोल अंदर है वो फाइंड कर लो, उस वहां पे रेसिड्यू निकालो, और फॉर्मूला बहुत इजी है 2πi × सम ऑफ रेसिड्यूज। ठीक, समझ में आया है? Yes, ma'am. चलो Yes, ओके, ma'am. चलो तो एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। नोट द नेक्स्ट वन, इवेलुएट द इंटीग्रल (3z² + 2/z-1 × z² + 9). Ma'am, 3z². Yes, 3z² + 2/z-1 × z² + 9. Circle given is mod of z - 2 = 2. क्वेश्चन वही है, इवेलुएट दिस इंटीग्रल। ठीक, सोल्यूशन में सबसे पहले जो इंटीग्रेंड है उस पूरे को f(z) ले लो। लेट f(z) = 3z² + 2/z-1 × z² + 9। सो बताओ मुझे पोल्स क्या क्या है इस फंक्शन के, और वो Y कैसे Z 3 3 है कि 3 आयोटा है? plus plus minus 3 Plus minus 3. +-3 आयोटा एंड 1 है ना, एक आ रहा है 1 और दो बाकी आ रहे हैं 3 आयोटा एंड -3 आयोटा। ठीक, सो ये जो तीनों पोल्स आ रहे हैं कैसे पोल्स हैं? सिंपल पोल है कि मल्टीपल पोल है, मतलब पोल ऑफ हायर ऑर्डर है? मैम एक पोल ऑफ हायर ऑर्डर होगा। कौन सा वाला? हम simple सिंपल पोल है। हाँ, ये तीनों सिंपल पोल है क्योंकि कोई भी एक पोल रिपीट नहीं हो रहा। z-1 जो है वो एक ही बार है ना, होल स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो ये पोल भी सिंपल पोल है। यहाँ पे z² + 9, इससे 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, एक 3i है, एक -3i है, तो रिपीट तो नहीं हो रहा, ये अलग रूट है, ये अलग रूट है। ठीक, तो यहाँ पे तीनों पोल सिंपल पोल्स है। ठीक, ये क्यों पता होना चाहिए हमको? ये पता करने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है रेसिड्यू के लिए। ठीक, तो हमने देख लिया 3 पोल्स आ रहे हैं, तीनों सिंपल पोल्स आ रहे हैं। अब इनमें से चेक करके बताओ मुझे कौन से पोल सर्कल के अंदर है, कौन से बाहर है? मैम 1 सर्कल के अंदर है। 1 सर्कल के अंदर है, राइट। 3i? मैम दोनों बाहर होंगे, 3i और -3i। ओके, दोनों बाहर है। 1 तो इजीली दिख ही रहा है, 1 पुट कर दिया आ गया। यहाँ पे अगर 3i पुट करें तो ये आएगा 3i - 2 का मॉड। ठीक, तो इसकी वैल्यू मिलेगी तुमको √4 + 9 दैट इज √13। सो ये नियर अबाउट कितना आएगा? ये 3 पॉइंट समथिंग है ना। √13 का 13 का रूट निकालोगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा। सो दैट विल बी ग्रेटर देन 2। सो ये बाहर है। अगेन -3 आयोटा लोगे तो भी सेम ही आएगा तुम्हारा मॉडुलस वैल्यू। तो दोनों ही रूट्स जो है वो सर्कल के बाहर है। ठीक, तो सिर्फ एक ही सिंपल पोल आ रहा है जो सर्कल के अंदर है, दैट इज 1।
So pole inside the circle is z equal to 1. So सिर्फ रेसिड्यू एट 1 निकालो, निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है। मैम कितना आ रहा है? 1/2। 1/2। ठीक, रेसिड्यू इज 1/2। ठीक, सो बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम integration over closed contour C given function, that is 3z square plus 2 upon z minus 1 into z square plus 9 dz will be equal to 2 pi I into sum of residue. Again one only pole we have got, so it will be just half. So we have the answer pi iota. So ये जो फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन आ गया pi iota। ठीक, नेक्स्ट नोट करो एक और क्वेश्चन। Evaluate the integral e to the power 2z upon z plus 1 to the power 4 into z minus 1 dz z minus 1 मत लो यहाँ पे, चलो z minus 1 dz where c is the circle, mod z equal to 2। यहाँ पे भी अगेन f of z ले लो, f of z इक्वल टू आ गया e to the power 2z अपॉन z plus 1 to the power 4 into z minus 1। इसके पोल्स फाइंड करने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, जब तुम्हारे पास रैशनल फॉर्म में नहीं है फंक्शन, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक, तो अगर ऐसा कभी आ जाता है तो ये भी चेक करके देखना कि ये जो फंक्शन न्यूमरेटर में आ रहा है उसका अगर मैक्लॉरेन सीरीज लेते हो, तुम सीरीज एक्सपेंशन लेते हो, तो वो उस सीरीज में कोई टर्म्स न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ रहे हैं क्या। जैसे e to the power 2z, इसका अगर मैं सीरीज एक्सपेंशन ले लूं तो क्या आ जाएगा, ये 1 plus 2z plus 2z का होल स्क्वायर, दैट इज 4z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 8z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन। ठीक, और डिनोमिनेटर आ रहा है फिर z plus 1 to the power 4z minus 1। ठीक, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके सारे टर्म्स न्यूमरेटर में आ रहे हैं, तो यहाँ z की वैल्यू कुछ पुट करोगे तो ये इनफिनाइट वैल्यू नहीं देगा कभी भी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे भी हमको पता है इट नेवर गिव्स इनफिनाइट वैल्यू। ठीक, सो इसीलिए ये जो टर्म है इसमें न्यूमरेटर को से पोल नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है किसी में 1/z के फॉर्म में आ जाए। तो अगर तुम्हारे पास फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कहीं पे भी अगर पॉलिनोमियल के अलावा दूसरे फंक्शन कोई आ रहा है तो उसको एक बार ओपन करके जरूर देख लेना कि उससे कोई पोल तो नहीं मिल रहा। ठीक, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ हमको पोल सिर्फ डिनोमिनेटर से ही मिलेगा। क्या क्या पोल्स मिलेंगे बताओ। एक 1 और 4 बार -1 मिलेगा। हाँ, एक 1 मिलेगा, एक सिंपल पोल मिल रहा है 1, सिंपल पोल 1 एंड मल्टीपल पोल, दैट इज पोल ऑफ ऑर्डर 4 है ये, है ना, पोल ऑफ ऑर्डर 4 इज -1। एक ही पोल है लेकिन उसका ऑर्डर कितना है 4, क्योंकि वो 4 बार रिपीट हो रहा है। ठीक, एक सिंपल पोल 1 आया और एक पोल आया ऑफ ऑर्डर 4 विच इज -1। अब इनमें से चेक करके बताओ कौन सा पोल अंदर है सर्कल के, कौन सा बाहर है। मैम 5 होंगे। 5 नहीं होंगे, पोल 2 ही है। दोनों होंगे, ठीक, दोनों होंगे। हाँ, दोनों अंदर होंगे। ठीक, ये कंफ्यूजन नहीं रखना, यहाँ पे हमारे पास 4, ये जो डिनोमिनेटर है इस इक्वेशन के 5 रूट है, लेकिन 5 पोल नहीं है, पोल 2 ही है।
एक पोल है 1 और एक पोल है -1। जो -1 वाला पोल है उसका ऑर्डर है 4, ठीक है, वो 5 पोल नहीं दे रहा है, ठीक, पोल एक ही है, क्लियर है? तो अब हमको मिल रहा है कि दोनों पोल्स ही हमारे सर्कल के अंदर है। पोल्स इनसाइड द सर्कल आर बोथ 1 and -1, पोल्स इनसाइड सर्कल सी 1 and -1। तो हमको दोनों पोल्स पे रेसिड्यू निकालना है, तो पहले सिंपल पोल पे रेसिड्यू निकाल लेते हैं। रेसिड्यू एट f(1) कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ मुझे। इसको तो लिमिट वाले वैल्यू से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें लिमिट वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी पड़ेगा। तो लिमिट z टेंड्स टू 1 z-1 इंटू e टू द पावर 2z अपॉन z+1 टू द पावर 4 इंटू z-1 ले लेंगे, z-1 कैंसिल हो गया। अब z टेंड्स टू 1 करोगे तो ये आएगा e टू द पावर 2 अपॉन 1+1 2 to the power 4, it will be 16. So e square upon 16 will be the residue at 1. Clear है? हो गया यहाँ तक? Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाएगा रेसिड्यू एट द पोल -1। अब ये -1 क्या था, मल्टीपल पोल था जिसका ऑर्डर 4 था, ठीक, तो यानी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिफरेंशिएशन वाला। सबसे पहले क्या करना है, जितना हमारे पोल का ऑर्डर है उतने उस पावर के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है फंक्शन। तो z+1 टू द पावर 4 से अपने गिवन फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, e टू द पावर 2z इंटू z+1 टू द पावर 4 इंटू z-1, ठीक। उसके बाद ये जो वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है बताओ तो मुझे। 3 times. 3 टाइम्स, हाँ, क्योंकि इसका ऑर्डर 4 था इसलिए कितनी बार डिफरेंशिएट होगा, 3 टाइम्स, ठीक। ये डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको एक और इसके साथ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी n-1 फैक्टोरियल। n आ गया 4 तो n-1 फैक्टोरियल हो गया 3 फैक्टोरियल, ठीक। पूरा कंप्लीट जब हो जाएगा तब हम वैल्यू पुट करेंगे z टेंड्स टू आवर पोल दैट इज -1, ठीक। सो लेट अस सॉल्व इट। लिमिट z टेंड्स टू 1 -1, 1/3 फैक्टोरियल बन गया 6 d³ बाई dz³ ऑफ, यहाँ कैंसिल होने के बाद फंक्शन क्या बचेगा, e टू द पावर 2z अपॉन z-1। ये टर्म को हमको 3 बार डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद पुट करना है। लिमिट z टेंड्स टू -1 रहे तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मेरे ख्याल से इसको अगर तुम मल्टीपल वाले फॉर्मूले से करोगे, यानी ऐसा ले लो, अगर e टू द पावर 2z इंटू z-1 होल इनवर्स, ये ऐसा फॉर्म लेके मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो इजियर पड़ेगा, ठीक। मैं उसी फॉर्म से बता रही हूँ। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करते जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन आएगा डिफरेंशिएशन 2 e टू द पावर 2z इंटू z-1 इनवर्स, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा -1 इंटू z-1 का पावर -2 e टू द पावर 2z, ठीक। That is, we are getting limit z tends to -1 1/6 d square by dz² of e to the power 2z को कॉमन ले लो तो फंक्शन है 2 into z-1 होल इनवर्स माइनस z-1 टू द पावर -2, ठीक। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, d by dz बच जाएगा। एक और बार डिफरेंशिएट किए 2 e to the power 2z इंटू 2z-1 होल इनवर्स माइनस z-1 टू द पावर -2 प्लस e टू द पावर 2z रहने दो। इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, पहला टर्म आएगा -2 इंटू z-1 टू द पावर -2 प्लस 2 इंटू z-1 का पावर -3। मैं एक के बाद एक डिफरेंशिएट करते जा रही हूँ जिससे प्रोसेस कंप्लीट बता सकूं तुम लोगों को। तुम लोग अपने से भी बाद में करके देख लेना एक बार, है ना। अभी जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेने वाली हूँ इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं है। लेट्स कंप्लीट इट बाय टुमारो। आई विल कंप्लीट योर सिलेबस।
सो 1/6 इस फंक्शन को फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e to the power 2z को कॉमन ले लो, z to the power -1 वाला एक ही टर्म है जो आ रहा है 4 into z -1 का पावर -1, z -2 वाले पावर वाले दो टर्म्स हैं, एक आ रहा है -2, यहाँ फिर से -2 आएगा, -4 z -1 का पावर -2 और z -1 का पावर -3 वाला एक ही टर्म है 2 z -1 का पावर -3। ठीक, एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको। लिमिट z टेंड्स टू -1 1/6 into e to the power 2 into e to the power 2z 4z -1 whole inverse -4z -1 to the power -2 plus 2z -1 का पावर -3 plus e to the power 2z into, differentiate again, we are having 4 into z -1 का पावर -2 plus 8 into z -1 का पावर -3 minus 6 into z -1 का पावर -4। अब डिफरेंशिएशन क्योंकि कंप्लीट हो चुका है तो जरूरी नहीं है कि तुम इस पूरे को सिंप्लीफाई करो, डायरेक्टली z इक्वल टू -1 पुट करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक, तो मैं डायरेक्टली इसको पुट कर रही हूँ 1/6 2 इंटू ई इनवर्स, यहाँ क्या बच जाएगा देखो -1 4 अपॉन -1 करोगे तो z -1 की वैल्यू हर जगह कितनी आएगी -2 आएगी। ठीक, तो -2 का पावर 1 हो गया 1/2। ठीक, -4 यहाँ भी अगेन आ रहा है -2 का पावर -2 1/2 का हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 2 इंटू -2 का पावर -3 वो हो जाएगा -2/3। तो ये फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव आएगा -2/8 ठीक, प्लस e to the power -1 -4 अपॉन -2 का होल स्क्वायर that will be 4 plus 8 -2 का होल क्यूब that will be -1/8 -6 into -2 का होल पावर -4 that will be 1/16। Now let us simplify it. e to the power -1 कॉमन ले लो। हाँ बोलो। मैम e to the power -2 हो रहा है। Oh yes, right, -2। ठीक है, e to the power -2 ले लिए। अब ये पूरा सिंप्लीफाई करके जल्दी से बताओ तो कितना आ रहा है वैल्यू। ये -2 हुआ, ये -1, ये -1/4, फिर -1, फिर -1, फिर -3/4, तो 1 हो गया ये फिर से -3 4 5 6 -6, so it will be e to the power -2। देखो तो ये आ रहा है क्या? मैम वो 2 भी मल्टीप्लाई था ना सामने में 2 e to the power -2 था पहले वाले में ना। यस मैम। यस राइट, उसको करेक्शन करना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ -2 into 2 that will be -4 -2 -1/2 फिर -1 -1 -3/8। -7/8 आ रहा है क्या? Yes, ma'am. So it will be 16 plus 7 No, ma'am. 16 is -64. minus 64 minus 7 divided by 8. oh yes -64 -7 कितना हो गया
-71 है ना, तो -71 अपॉन 8 इंटू e टू द पावर -2 कितना आ रहा है? यस मैम ठीक, so this was the residue at the pole z equal to -1 और पहले पोल का भी हम लोग रेसिड्यू निकाल चुके हैं। अब क्या करना है हमको बाय रेसिड्यू थ्योरम? मैम 1/6 मल्टीप्लाई नहीं किए क्या? 1/6 ओहो नहीं किए क्या? तो कितना आ जा रहा है? 48 डिनोमिनेटर में, है ना? कैंसिल होगा कि कुछ 3 से जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो -71/48 e टू द पावर -2, ठीक है? और कुछ छूटा है क्या? नो मैम। तो अब रेसिड्यू थ्योरम लगाओ बाय रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर्व C e to the power 2z upon z plus 1 to the power 4 into z minus 1 dz is equal to 2 pi I into sum of residues आ जाएगा। पहला रेसिड्यू हमको कितना मिला था? e square upon 16 और दूसरा रेसिड्यू मिला -71 upon 48 e to the power -2। तो चाहो तो यहाँ से 48 को मेरे ख्याल से कॉमन ले सकते हैं, 2 pi I अपॉन 48 इंटू 3 e स्क्वायर माइनस 71 e टू पावर -2। ये टर्म आ रहा है, दैट इज pi I अपॉन 24 3 e स्क्वायर माइनस 71 e टू पावर -2। क्लियर? ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। क्वेश्चन बुक में एक्चुअली सिर्फ यहाँ तक है z plus 1 to the power 4, ये z minus 1 मैंने ऐड किया इसीलिए वैल्यू अलग आ रही है, तो बुक से चेक मत करना, बुक का आंसर अलग ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने बदल दिया है। हो गया, नोट कर लिए? यस और नो? यस मैम। तो यहाँ तक के क्लियर है सबको? क्या तुम लोग कॉचीज इन रेसिड्यू थ्योरम लगा के इवैल्यूएट करने का प्रोसेस कम समझ जाओगे, कर लोगे कि और क्वेश्चन बनाना है? टेल मी। बन जाएगा और रेसिड्यू थ्योरम से इवैल्यूएट करना? यस यस मैम मैम बन जाएगा। यस मैम। ओके, चलो तो फिर अब हम लोग ना नेक्स्ट ये निकालते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल्स। इवैल्यूएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम हमने पढ़ा, इसको हम यूज करेंगे कुछ रियल फंक्शंस के रियल डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब जो इंटीग्रेशन जिस फंक्शन का कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं होगा, रियल डेफिनेट इंटीग्रल होगा। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब लिमिट्स दिए होंगे और रियल फंक्शंस का, इसीलिए रियल डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, लेकिन उसमें हम लोग ये कॉम्प्लेक्स का जो रेसिड्यू थ्योरम है उसको यूज करेंगे। ठीक, तो ये किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह का इंटीग्रल है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक लगाते हैं। ठीक, तो पहला टेक्निक जो हम लगाते हैं वो उसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन अराउंड ए यूनिट सर्कल। मतलब उसका प्रोसेस एक तरह से लगाते हैं जो कि यूनिट सर्कल के अंदर हमारा फंक्शन आ जाए, इस तरह से हम उसमें चेंजेस करते हैं। ठीक है, कब करते हैं ऐसा? जब हमारे इंटीग्रेंड में जो हमारा रियल फंक्शन दिया हुआ है जिसको इंटीग्रेट करने बोल रहे हैं उसमें अगर कॉस या साइन टर्म आ रहा है, कॉस और या साइन टर्म के हायर ऑर्डर मल्टीपल टर्म्स आ रहे हो या हायर ऑर्डर टर्म्स आ रहे हो, कॉस या साइन फंक्शंस अगर आ रहा है रियल डेफिनेट में और अगर उसकी लिमिट 0 to 2 पाई या फिर 0 to पाई आ रही है, तब हम लोग इंटीग्रेशन अराउंड यूनिट सर्कल का प्रोसेस लगाते हैं। ठीक,
तो इसको पहले लिख के रखते हैं। दो ही तरह के प्रोसेस हम पढ़ेंगे, एक है इंटीग्रेशन अराउंड यूनिट सर्कल का, इंटीग्रेशन अराउंड यूनिट सर्कल, और दूसरा सेमी सर्कल वाला है, वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये कंप्लीट करते हैं। इंटीग्रेशन अराउंड यूनिट सर्कल हमको देखना है। ज्यादातर क्वेश्चन तुमको इंटीग्रेशन अराउंड यूनिट सर्कल के ही टॉपिक से मिलता है, और वो भी एग्जांपल्स अच्छे से सॉल्व कर लेना। ज्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक का एग्जांपल से पूछा जाता है, लेकिन हाँ ये श्योर है कि कॉम्प्लेक्स में एक क्वेश्चन इस टॉपिक का जरूर आता है। ठीक, तो ये वाला टॉपिक जरा अच्छे से करके जाना। 8 मार्क्स का क्वेश्चन श्योरली मोस्ट ऑफ मतलब 90% चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक का जरूर आएगा। ठीक, और वो भी ज्यादातर ये फर्स्ट वाले पार्ट से, यूनिट सर्कल वाले पार्ट से आता है। ठीक, तो कैसे फंक्शंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे? अगर फंक्शन का लिमिट जो है वो 0 to 2 पाई है, और अगर उस फंक्शन में साइन टर्म है या फिर कोसाइन टर्म है, ठीक, तब ये वाला प्रोसेस जो मैं बताने वाली हूँ वो लगाएंगे। क्या करते हैं हम लोग? हम ये जो रियल फंक्शन है इसको हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? बाय टेकिंग द दैट Cauchy's theorem only, not in this one. जो तुम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा था ना, अगर तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है उसको r cos थीटा इंटू प्लस आई r sin थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको कौन सा थ्योरम बोलते थे? मैं बोल रही हूँ। एनीवे मैम वो असली यूलर्स फॉर्मूला था और उस फॉर्म का नाम था पोलर फॉर्म। नहीं, पोलर फॉर्म तो है r cos थीटा और sin थीटा में, लेकिन ये cos थीटा और sin थीटा फॉर्म जो होता है ना वो अलग थ्योरम था। चल छोड़ो उसको। अभी ये याद तो होगा तुम लोगों को कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसको मैं r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। पता है ये? ठीक, अगर हम लोग मान लें कि हमारे पास जो सर्कल दिया हुआ है वो यूनिट सर्कल है, तो ये r की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक, ये r की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर हम मानते हैं कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर है। ठीक, हम मान लेते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन होने वाला है या हमारा जो प्रोसेस है वो यूनिट सर्कल के अंदर है, तो हम लोग z की वैल्यू जो है वो ले लेते हैं e टू द पावर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक, और हमको पता है z बार की वैल्यू क्या होती है, या z टू द पावर -1 की वैल्यू भी वही हो जाएगी। z to the power -1 की वैल्यू बाय डी मॉयरस थ्योरम इट विल बिकम cos थीटा माइनस i sin थीटा। ठीक, तो अब sin थीटा जो टर्म आ रहा है जहां पे भी उसकी अगर हमको वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मैं इन दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी z माइनस 1/z यानी z इनवर्स कर दूं, तो ये आएगा 2 आयोटा sin थीटा, यानी sin थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 आयोटा इंटू z माइनस 1/z। ठीक, और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू z प्लस 1/z। ठीक, तो इस तरह से हम ये जो फंक्शन था हमारा sin थीटा और cos थीटा के टर्म में, उसको हमने चेंज कर लिया इनटू पोलर फॉर्म बाय कंसीडरिंग sin थीटा एज z minus 1/z एंड cos थीटा एज z plus 1/z। ठीक, और उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन होगा, जब ये पोलर में चेंज हो गया, तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन जो होगा प्रोसेस, यहाँ पे 0 to 2 पाई लिखा हुआ है, थीटा की वैल्यू अगर 0 to 2 पाई चेंज होती है तो वो सरफेस जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या बनाएगा? एक यूनिट सर्कल, यानी हमारा ये जो इंटीग्रेशन होने वाला है यूनिट सर्कल के अंदर होने वाला है। ठीक, और यूनिट सर्कल के अंदर अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो, और हमने इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लिया है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कॉची रेसिड्यू थ्योरम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। नोट दिस क्वेश्चन। मैं एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन बता रही हूँ, एक्सरसाइज का हो सके तो बना लेना, क्योंकि उसमें तुम लोगों को समझ नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन तो यूनिट सर्कल से बनेगा, कौन सा दूसरे मेथड से बनेगा। अगर समझ में आता है बना सकते हो, लेकिन ज्यादा इसके एग्जांपल्स पे फोकस करना। ठीक, एग्जांपल और एग्जांपल जैसे जो क्वेश्चंस है उन पे फोकस करना। ठीक, पहला क्वेश्चन नोट करो।
apply the calculus of residue to prove that apply calculus of residue to prove that first one, integration 0 to 2 pi d theta upon 1 minus 2p sin theta plus p square is equal to 2 pi upon 1 minus p square, where 0 is less than p is less than 1. तुमको प्रूफ करना है कि ये इंटीग्रल की वैल्यू इतनी आ रही है, मतलब ये इंटीग्रल हमको सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन में तुमको कहीं पे भी मेंशन नहीं रहेगा कि यूनिट सर्कल से बनाना है कि सेमी सर्कल से बनाना है कि और भी मेथड्स होते हैं, कौन से बनाना है ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन तुमको देख के आइडेंटिफाई करना है. जैसे हमने देखा साइन या कोसाइन फंक्शन आ रहा है तो तुमको पता है कि वो यूनिट सर्कल से बनेगा. ठीक, तो जैसे ही हमको ये समझ में आ गया कि इसको मेरे को यूनिट सर्कल से बनाना है तो डायरेक्टली हम लोग सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे. टेक z इक्वल टू e टू द पावर i थीटा. हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे वो क्या है, थीटा है ना, वेरिएबल जो है वो थीटा है. तो हम एक सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, एक नया वेरिएबल ले ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एंड दैट वी आर टेकिंग e टू द पावर i थीटा. ठीक, जैसे ये हम सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट था ना, ये जो इंटीग्रेशन था ये लाइन इंटीग्रेशन से बदल के सरफेस के फॉर्म में आ जा रहा है. ये पोलार में जब चेंज करते हो ना, यहाँ पे देखो थीटा सिर्फ एक वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, लेकिन जब z लेते हो z के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना, z के दो कोऑर्डिनेट्स है, रियल और इमेजिनरी, है ना, और यहाँ पे भी r इंटू e टू द पावर i थीटा है जिसमें से r को हमने फिक्स कर दिया. ठीक, तो z इक्वल टू e टू द पावर i थीटा ले रहे हो तो d थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करके देखो, dz की वैल्यू निकालो तो d थीटा मिल जाएगा. dz इज इक्वल टू हो गया e to the power I theta d theta, or you can write d theta is equal to dz upon I into e to the power I theta. E to the power I theta is nothing but z itself, so I can write d theta is equal to dz upon iz. ठीक, तो एक सब्स्टिट्यूशन हुआ, z की जगह e to the power I theta पुट करना है तो d theta की जगह क्या पुट हो जाएगा, dz upon iz. ऑटोमेटिकली अगर e टू द पावर i थीटा की जगह z पुट करना है तो साइन थीटा और कोसाइन थीटा भी हम लोग उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं. ये हो जाएगा हमारे पास z इक्वल टू e टू द पावर i थीटा, यानी z इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा प्लस i sin थीटा. अभी तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे फाइंड हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमको मिल जाएगा cos थीटा जब भी आएगा उसकी जगह हम पुट कर लेंगे 1/2 z प्लस 1/z, और साइन थीटा जहां पे भी आ जाएगा वहां हमको पुट करना है 1/2 आयोटा z माइनस i 1/z. ठीक, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग की रीजन क्या है हमारा. जैसे मैंने ये देखो यहाँ पे इसको एक वेरिएबल का फंक्शन था थीटा का, और थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई चेंज हो रही थी. जब मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में आ गया. कॉम्प्लेक्स प्लेन में रेडियस बता रहा है z इक्वल टू e टू द पावर i थीटा है अगर, तो मॉड्यूलस आ रहा है 1, यानी कि एक डायमेंशन इसका फिक्स हो गया. दूसरा डायमेंशन थीटा जो है वो चेंज हो रहा है. ठीक, वो थीटा किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ये हमारे लिमिट के अकॉर्डिंग. थीटा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 to 2 पाई. तो यानी ये जो इंटीग्रेशन है वो अबाउट ए यूनिट सर्कल होगा. ठीक, तो थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई जब चेंज हो रही है तब ये z कोऑर्डिनेट में यानी कि आर्गन प्लेन में ये क्लोज्ड कर्व बना रहा है, दैट इज ए यूनिट सर्कल. सो ये जो इंटीग्रेशन हम जब इसको z के टर्म्स में करेंगे तो ये इंटीग्रेशन कहाँ होगा, इट विल बी ओवर द on the closed curve C which is mod z equal to 1, that is unit circle. Okay, so the integration will be over the unit circle C which is having the equation mod z equal to 1. ठीक,
तो ये जो हमारा गिवन इंटीग्रल था I विच वाज 0 to 2 pi d theta upon 1 minus 2p sin theta plus p square, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड कर्व C, जब d थीटा जो है z में चेंज हुआ, ठीक। और जहां d थीटा आएगा वहां क्या पुट करना है हम लोग को, जो हमने निकाल के रखा हुआ है वो वहां से उसके अकॉर्डिंग पुट करते जाएंगे। d थीटा की जगह पुट होगा dz अपॉन iz, और जहां थीटा आएगा वहां पुट होगा log z, सॉरी e टू द पावर i थीटा जहां आएगा वहां z पुट करेंगे, sin थीटा या cos थीटा जहां आएगा वहां इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर पुट करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 p इंटू 1 अपॉन 2 पाई 2 आयोटा z प्लस z प्लस है ना माइनस z माइनस 1 बाई z माइनस 1 बाई z प्लस p स्क्वायर। ये तो p स्क्वायर तो कांस्टेंट था, ठीक। तो ये आगे वैल्यू, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं जहां तक हो सके। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व C dz अपॉन ये 1 बाई i को हम लोग माइनस i भी ले सकते हैं, तो dz अपॉन i ले लिए। ये 1 बाई z का z जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, so you'll have z इंटू 2 तो यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, वी आर लेफ्ट विथ p अपॉन आयोटा, z यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा z स्क्वायर माइनस 1 प्लस p स्क्वायर। ये न्यूमरेटर का जो 1 बाई z था वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, तो इतना आएगा, ठीक। अगेन ये 1 बाई आयोटा जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 बाई आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक। माइनस आयोटा कर सकते हो मामा z p स्क्वायर होगा, z p स्क्वायर में z भी मल्टीप्लाई होगा। ओ यस, ठीक। ये आएगी वैल्यू z प्लस आई पी इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर z, ठीक है। पूरे टर्म को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन है यहां तक? माइनस आयोटा dz, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, z स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लो तो आएगा p स्क्वायर, सॉरी आयोटा p इंटू जेड स्क्वायर, या आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इजियर पड़ेगा क्या? चाहो तो कर सकते हो मल्टीप्लाई, नहीं करने से भी हो जाएगा सॉल्व, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, तुम लोग को जो इजियर लगे वो कर लेना। आयोटा पी जेड स्क्वायर, जेड के टर्म्स आ रहे हैं पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड, और कांस्टेंट टर्म आ रहा है माइनस आयोटा पी, तो ये एक हमारा फंक्शन बन गया। क्लियर है यहाँ तक के? यस मैम। ठीक, चलो आयोटा से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, इजियर पड़ेगा मेरे ख्याल से। आयोटा से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज 1, और डिनोमिनेटर में आएगा आयोटा स्क्वायर पी जेड स्क्वायर दैट विल बी माइनस पी जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू आयोटा जेड, और लास्ट टर्म बन जाएगा प्लस पी, ठीक। तो ये हमारा इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू हमको सॉल्व करनी है। ये अगेन क्लोज्ड कर्व के ऊपर है, तो हम लोग यहाँ कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे भी क्लोज्ड कर्व है वहां पे हम लोग कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं, और वैसे भी ये फंक्शन जो दिया हुआ है वो रैशनल फंक्शन है, ठीक। सो हम लोग ये फंक्शन को पहले लेते हैं और फिर इसके पोल्स निकालते हैं। लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, जो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो हमारा एफ ऑफ जेड हो जाएगा। सो एफ ऑफ जेड इज 1 अपॉन माइनस पी जेड स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू आयोटा जेड प्लस पी, ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड है। इसके पहले हमको पोल्स निकालने हैं, सो डिनोमिनेटर को इक्वेट करते हैं 0 से। पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड आर गिवन बाय
माइनस पी जेड स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू आई जेड प्लस पी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके पहले तुम लोगों को इसके दोनों रूट्स निकालने हैं। क्या क्या पोल्स आएंगे, रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के, बताओ तो। क्वाड्रेटिक है ना, तो माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वो वाला फॉर्मूला लगा के बताओ क्या आएंगे रूट्स। z equal to minus b, that will be p square plus 1 into iota plus or minus root over b square, that will be p square plus 1 का whole square into iota का whole square, that is minus of this term minus 4ac. So minus 4, a is minus p, b is p, so it will be plus 4p square upon 2 into minus p, माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू आयोटा प्लस और माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो रूट ओवर आएगा माइनस ऑफ पी टू द पावर 4 प्लस 2 पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 पी स्क्वायर, दैट विल बी पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू आयोटा प्लस और माइनस, ये टर्म आएगा माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये टर्म को और ये टर्म कलेक्ट करके करोगे तो ये आएगा, ठीक, अपॉन माइनस 2p, so we are having minus of p square plus 1 into iota plus or minus p square minus 1 iota upon minus 2p. When you add the terms you will have minus p square plus 1 plus p square minus 1 into iota upon 2p, और दूसरा आएगा p square plus 1 minus p square plus 1 into iota divided by minus 2p. तो रूट्स आर, फर्स्ट वन ये दो ऐड हो जाएंगे, 2p स्क्वायर आएगा, 2p स्क्वायर अपॉन 2p बचा p, सो पहला रूट आएगा pi और दूसरे में आएगा 2 अपॉन माइनस 2, सो माइनस आयोटा अपॉन p, ये दो रूट्स आएंगे। गॉट इट? मिला पोल? So poles of function f of z are minus pi and minus I upon p. तुम लोग बाद में एक और बार सॉल्व करके देख लेना वैल्यूज ये सही आ रही है कि नहीं, ठीक है? अभी मैं प्रोसेस तुम लोगों को समझा देती हूँ। पोल्स मिल गया, क्लियर है? यहाँ तक लिख लिए? अभी पोल्स लिख के रख लो, बाद में सॉल्व करके देख लेना। हुआ कि नहीं कंप्लीट? अभी पोल्स रख लिए हैं। मैम नेगेटिव साइन नहीं आ रहा मेरे में। पी आई एंड 1 बाय आई अपॉन पी आ रहा है। यस मैम, पी मेरे अपॉन आई और मैम आपने ऊपर पे -2p नहीं लिखा है। कहाँ पे? ओके, मैम ये जो फर्स्ट दो टर्म नेगेटिव था ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, पी आई एंड आई अपॉन पी, ऐसा आ रहा है? यस यस मैम। मैम। ये माइनस था और ये पूरा प्लस था,
ठीक है, ये आ रहे टर्म्स पी आई एंड आई अपॉन पी. गॉट दिस मच? यस मैम. तो ये सेकेंड टर्म से एक्चुअली पी आई मिलेगा और फर्स्ट टर्म से आई अपॉन पी मिलेगा, है ना? यस मैम. चलो हो गया यहाँ तक के. तो पोल्स मिल गए हमको. ये किस तरह के पोल्स हैं? रियल मतलब सिंपल है कि रिपीट ये है हायर ऑर्डर के हैं? सिंपल पोल्स. सिंपल पोल्स है. ठीक, तो दो सिंपल पोल्स हमको मिल गए पी आई एंड आई अपॉन पी. ठीक, अब हमको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा पोल हमारे यूनिट सर्कल के अंदर है, क्योंकि हम लोगों का इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रहा है? कर्व सी के ऊपर. और कर्व सी क्या है? यूनिट सर्कल है. हमने जो सब्स्टिट्यूशन लिया है उसी के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली यूनिट सर्कल बनता है. ठीक है, इसलिए यूनिट सर्कल के अंदर हमको कंसिडर करना है. तब तुमको ये जो कंडीशन दी होगी क्वेश्चन में उसको यूज करना है. यहाँ दिया हुआ है P इज लेस देन 1. ठीक, P इज लेस देन 1, तो ये वाली वैल्यू जो है पी आई वाली, इसका अगर मॉड वैल्यू निकालेंगे पी आई की मॉड वैल्यू हो जाएगी P. ठीक, ये वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि ये वाला हमारे यूनिट सर्कल के अंदर होगा. ठीक, और आई अपॉन पी इसकी अगर मॉड वैल्यू निकालो तो वो आएगा 1 बाई पी. ठीक, अगर P लेस देन 1 है तो 1 बाई पी ग्रेटर देन 1 है. ठीक, तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे यूनिट सर्कल के बाहर आएगा. ठीक, तो पोल्स इनसाइड यूनिट सर्कल आर इनसाइड यूनिट सर्कल इज ओनली पी आई. क्लियर है? दो पोल्स मिले हमको, लेकिन ये वाला पोल हमारे यूनिट सर्कल के बाहर है. हम सिर्फ कौन सा वाले पोल का रेसिड्यू निकालेंगे? जो यूनिट सर्कल के अंदर है, क्योंकि हमको रेसिड्यू थ्योरम यूज करना है. ठीक, तो पी आई को हमको मिल गया सर्कल के अंदर है, तो वहां पे रेसिड्यू निकालते हैं. रेसिड्यू एट पी आई, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड एट पी आई. मेथड याद है? अब यहाँ पे फिर से देखो, ये जो फंक्शन है इसको फैक्टराइज करना बड़ा मुश्किल काम है. तो हम लोग जो ये वाला फ्रैक्शन वाला पोर्शन लिखे थे उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं. ठीक, ज्यादा इजियर पड़ेगा. क्या करते हैं उसमें? फ्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला था वो क्या करते हैं? न्यूमरेटर को एज सच लिखो, तो न्यूमरेटर 1 था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. डिनोमिनेटर को एक बार डिफ्रेंशिएट करो z के रेस्पेक्ट में. ठीक, तो क्या आ जाएगा? माइनस 2p z प्लस p स्क्वायर प्लस 1 इंटू आयोटा. ठीक, ये हो गया डिफ्रेंशिएट. एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद पुट कर लो z इक्वल टू पी आई. ठीक, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन माइनस 2p इंटू पी आई, दैट इज माइनस 2p स्क्वायर आई प्लस p स्क्वायर प्लस 1 इंटू आई. सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है? मैम 1 माइनस इंटू आई. हाँ, 1 अपॉन आयोटा इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर, ऐसा आ रहा है क्या? यस मैम. ठीक, नाउ बाय रेसिड्यू थ्योरम, बाय रेसिड्यू थ्योरम जो इंटीग्रल हमको सॉल्व करने बोला था उसको हमने आई नाम दे दिया था, और उसको हमने रिड्यूस कर लिया था इस फॉर्म में, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड. ठीक, अब हमने रेसिड्यू थ्योरम लगाया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ द फंक्शन एफ. ठीक, जहां ए क्या है? पोल है सर्कल के अंदर, तो ऐसा पोल हमको एक ही मिला था, यानी रेसिड्यू भी एक ही मिली है. उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्या आया था रेसिड्यू हमारा? 1 अपॉन आयोटा इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर. आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 2 पाई अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर. So this is the method of solving integrals where the real definite integrals where the limit is 0 to 2 pi और 0 to pi. 0 to pi वाला भी हम लोग एक्सटेंड करके 0 to 2 pi बना सकते हैं, है ना? तो 0 to pi आए या 0 to 2 pi आए, और अगर उसके अंदर साइन या कोसाइन फंक्शन आ रहा है तो इस तरह से हमको इंटीग्रेट करना है. ठीक, तो ये हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट से मैच कर रहे हैं.
क्या प्रूफ करना था? उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ? कर रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ था, मार्क करके रखना। मैं वही क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो रिपीट हो रहे हैं। तो आज हमने एक क्वेश्चन कर लिया, कल कोशिश करेंगे 2 क्वेश्चन कर लें, तो ये यूनिट खत्म हो जाता है। ये वाले टॉपिक के क्वेश्चन जरूर करना, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो यूनिट सर्कल के हैं और आई थिंक सेमी सर्कल है, कौन सा सिलेबस में है मेरे को देखना पड़ेगा। यूनिट सर्कल तो है, जितना सिलेबस में है सिर्फ उतना ही मैं बताऊंगी और उसी को अटेम्प्ट करना। इसमें और भी एक्स्ट्रा है, 3-4 टाइप के फॉर्म्स हैं, वो सारे तुमको नहीं पढ़ने हैं, जो जो तुम्हारे सिलेबस में है उन्हीं को पढ़ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के? कैसे सॉल्व किया, क्लियर है? फिर से बताऊं एक बार, चलो रिवाइज मार देते हैं ना। सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन में देखो साइन या कोसाइन आ रहा है क्या, और लिमिट 0 to 2 पाई या फिर 0 to पाई है क्या। जैसे ही दिख गया सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, z इक्वल टू e टू द पावर i थीटा। ठीक, बस ये क्वेश्चन में ये देखना है और सोल्यूशन में ये लिख देना है, लेट z इक्वल टू e टू द पावर i थीटा। ऑटोमेटिकली d थीटा की वैल्यू आ जाएगी dz अपॉन iz, और cos थीटा की वैल्यू हमेशा यही पुट करना है, sin थीटा की वैल्यू हमेशा यही पुट करना है। यहाँ तक के प्रोसेस पूरा हर क्वेश्चन में ऐसे ही चलेगा। ठीक, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन चेंज होगा और तुमको z के टर्म्स में मिलेगा। अब क्योंकि ये क्लोज्ड कॉन्टूर सी के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए हम रेसिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं। तो रेसिड्यू थ्योरम लगाने के लिए पहले हम पोल्स फाइंड करते हैं। तो हमने पोल्स फाइंड किया बाय टेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। जो जो पोल्स हमको मिले उनमें से हम चेक करके देखते हैं कि कौन से यूनिट सर्कल के अंदर है, कौन से बाहर है। जो यूनिट सर्कल के अंदर मिला उस पे पोल का रेसिड्यू निकाल लिया, रेसिड्यू थ्योरम लगाया तो हमको इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई। ठीक, तो दिस इज द मेथड, क्वाइट सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड इट। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर एक बार समझ में आ जाए तो। कहीं पे इसमें डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं मीटिंग एंड करूंगी, अटेंडेंस तो रिकॉर्ड कर लूंगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। एक मिनट, हाँ ओके। ये टॉपिक के एग्जाम्पल के क्वेश्चन और जो क्वेश्चन मैं क्लास में बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, now I am ending the meeting. Tomorrow we will I will take another lecture and we will be completing the syllabus tomorrow. Okay.